हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता से ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड हैं, यानी दस्तावेज़ों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित जो अपराध दिए गए हैं उनको आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता से दस्तावेज़ों और संपत्ति चिन्ह से संबंधित अपराध जो दिया गया है चैप्टर नंबर 18 में। तो बीएनएस का जब हम चैप्टर नंबर 18 देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। 335 से लेके 350 तक के सेक्शंस आज हम कवर करेंगे और इसके साथ ही आपका बीएनएस का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम 17 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट है, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। चैप्टर 17 जिसमें हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस को डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें दिए गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में देखते हैं तो सेक्शन नंबर 335 आता है। सेक्शन नंबर 335 से लेके 350 तक के सेक्शंस आपके इसी टॉपिक से डील करते हैं। सेक्शन नंबर 335 कहता है मिथ्या दस्तावेज रचना। मिथ्या मतलब झूठा, है ना। कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर बनाता है तो उसके लिए क्या यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो झूठा डॉक्यूमेंट बनाना या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, अगर कोई इस तरह से रचता है तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रचता है। जो पहले पॉइंट है, जो फर्स्ट इसमें क्लॉज दिया गया है, उसमें कहा गया है बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से। मतलब व्यक्ति ने बेईमानी से या कपटपूर्वक इंटेंशन के साथ, इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, या तो बेईमानी की होनी चाहिए या फ्रॉड करने की होनी चाहिए। तो अगर इस इंटेंशन से किसी ने किसी डॉक्यूमेंट को रचा है, उसको बनाया है, उसको साइन किया है, मुद्रांकित स्टैम्प वगैरह लगाई है या उसको एग्जीक्यूट किया है, उसको निष्पादित किया है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके भाग को रचना। तो सबसे पहले जो पहला चीज़ है इसमें आएगा आपका पूरी तरह से झूठा डॉक्यूमेंट बना देना। जो फर्स्ट पॉइंट है ये किससे डील कर रहा है? झूठा डॉक्यूमेंट बनाने से या उसको साइन करने से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी की झूठी मार्कशीट बना ली, है ना, झूठा आधार कार्ड बना लिया। तो ये वाला जो क्लॉज है इसमें देखो, जो फर्स्ट वाला है ये बेईमानी या कपटपूर्वक आशय से, इसमें 4 तरीके दिए गए हैं जिसमें कोई व्यक्ति झूठा डॉक्यूमेंट बनाता है। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? आपका झूठा डॉक्यूमेंट बनाना या उसको साइन करना। सेकंड में आएगा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह है, किसी ने झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना लिया, जैसे झूठी व्हाट्सअप चैट बना ली, है ना, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई इलेक्ट्रॉनिक साइन करना। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर करता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का निष्पादन यानी उसका एग्जीक्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की प्रमाणिकता का कोई चिन्ह लगाना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिग्नेचर है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रमाणिकता की, इस बात की प्रमाणिकता कि वो सच्चा है, उस पर कोई मार्क लगा देना जिससे ये विश्वास हो जाए कि वो तो किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा किया गया है, वो साइन किसी लीगल अथॉरिटी ने किया है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति करता है, वो भी किससे? बेईमानी से या कपटपूर्वक इंटेंशन से। उसको किसी के साथ फ्रॉड करना है, उसको बेईमानी करनी है, इस इंटेंशन से अगर वो चारों में से कोई भी एक एक्ट करता है तो यहाँ पे वो मिथ्या डॉक्यूमेंट या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, ये कहा जाएगा। अब इसमें देखो 3 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। जब हम इसको बेयर एक्ट में देखते हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं, ठीक। अब यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर आगे की क्लॉज डिस्कस करेंगे। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि किसी व्यक्ति का खुद अपने नाम का हस्ताक्षर करना। देखो, अगर कोई व्यक्ति खुद अपने नाम से हस्ताक्षर करता है, मतलब खुद अपने नाम से ही झूठे साइन कर दिए किसी ने, तो वो भी यहाँ पर किसके कैटेगरी में माना जाएगा कि उसने फॉर्जरी की है। क्या किया है? उसने फॉर्जरी की है, उसने कूट रचना की है। सेकंड, कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से, इसे आशय से बना लेना जो व्यक्ति मान लो मर चुका है, जो डिसीज्ड पर्सन है। अब उसका नाम से आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, इस इंटेंशन से बना लिया कि सामने वाला ये विश्वास कर ले कि वो डॉक्यूमेंट एक जीवित व्यक्ति ने बनाया है, मतलब डिसीज्ड पर्सन ने नहीं बनाया, उसके नाम से आपने बना लिया और सामने वाले को विश्वास करा रहे हो कि वो व्यक्ति अभी जीवित है जिसने बनाया है। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे क्या माना जाएगा? क्या कहोगे इसे? इसको भी माना जाएगा कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने झूठा डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक झूठी आइडेंटिटी बताकर कोई झूठा डॉक्यूमेंट बना लेता है तो वो भी यहाँ पे कूट रचना यानी फॉर्जरी के अपराध में आएगा।
और जिस व्यक्ति की पहचान का नाम बताकर डॉक्यूमेंट बनाया है असल में वो व्यक्ति तो है ही नहीं, है ना। ये यहाँ पे चीज़ आएगी। तो एक्सप्लेनेशन 2 यही बात करता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने का वही मतलब होगा जो आईटी एक्ट 2000 का जो आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 2(1) में दिया गया है। बस यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्लॉज डिस्कस किया है जिसमें बेईमानी और कपटपूर्वक आशय से अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी एक्ट करता है तो वो मिथ्या डॉक्यूमेंट या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, ये कहा जाएगा। इसके अलावा हमने 3 एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हैं। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम कूट रचना की परिभाषा की। देखो अब बाकी के जो क्लॉजेज हैं उसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ उसको समझना था, है ना, कि बेसिकली इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर अब हम कूट रचना की तरफ बढ़ते हैं। कूट रचना यानी कि फॉर्जरी, इसको कहाँ डिफाइन किया गया है? तो इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे 336 में। तो सेक्शन नंबर 336 हमें क्या बता रहा है? कूट रचना फॉर्जरी के बारे में। अच्छा, ये चीज़ें तो हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, है ना, पढ़ते थे ना, आईपीसी में भी हम फॉर्जरी में पढ़ा करते थे और यही चीज़ें अब हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा सेक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कूट रचना कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आने के थोड़े से चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कूट रचना के बारे में। कूट रचना, इसमें कहा गया है कि जो कोई, देखो अभी हम उपधारा 1 डिस्कस कर रहे हैं, है ना, इसकी उपधारा 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके किसी भाग को, यानी कि कोई भी किसी ने झूठा डॉक्यूमेंट या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या तो झूठा डॉक्यूमेंट है या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने, है ना, बनाया है, उसके किसी भाग को बनाया है। यहाँ पे भी देखो व्यक्ति बना रहा है, ठीक, और उसके किसी भाग को इस इंटेंशन से बना रहा है कि पब्लिक को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति हो। देखो इंटेंशन यहाँ पर भी है ना, इंटेंशन से कोई व्यक्ति बना रहा है। और क्यों बना रहा है? क्योंकि पब्लिक को या व्यक्ति को नुकसान हो, या तो पब्लिक को नुकसान हो या किसी पर्सन को नुकसान हो, उसकी इंटेंशन है। किसी दावे या हक का समर्थन हो, है ना, यानी किसी को डैमेज करना है या किसी को इंजरी पहुंचाना है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, किसी फ्रॉड करने के लिए वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, देखो कपट करने के आशय से ऐसा कर रहा है, किसी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो अगर व्यक्ति ने ऐसा किया है इन सारे पर्पस से, इन सारी इंटेंशन से, तो वो कूट रचना करता है। यानी कि कोई भी पर्सन ये जो मिथ्या डॉक्यूमेंट और जो मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बना रहा है या उसके किसी भाग को बना रहा है, उसके किसी पार्ट को बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? उसकी इंटेंशन क्या है? इनमें से किसी एक एक्ट को करने की। या तो वो पब्लिक को या किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाना चाहता है, उसको डैमेज पहुंचाना चाहता है, या किसी क्लेम को, कोई भी दावा है उसका समर्थन करना चाहता है, उसको सपोर्ट करना चाहता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने के लिए, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ, या किसी के साथ उसको फ्रॉड करना है। तो अगर इनमें से, इन चारों में से किसी भी एक चीज़ को करने की उसकी इंटेंशन है, इस इंटेंशन के साथ उसने झूठा डॉक्यूमेंट या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है, उसका कोई पार्ट बनाया है, तो इसके बारे में कहा जाएगा कि वो कूट रचना करता है। ठीक, अब आगे इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले केस लॉ देखेंगे। केस लॉ में पहले में बताया गया है संजीत रतनप्पा वर्सेस एम्परर, 1932 का केस है। इस मामले में एक पुलिस ऑफिसर जो इंटेंशन से अपनी डायरी में बदलाव करता है जिससे ये बिल्कुल साफ हो कि उसने कुछ व्यक्तियों को कस्टडी में नहीं रखा था, तो उसे कूट रचना का यहाँ पे दोषी नहीं माना। मतलब उसने डायरी में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए, उसने डायरी में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जिससे कि ये विश्वास हो जाए कि भाई उसने कुछ लोगों को कस्टडी में नहीं रखा। तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको कूट रचना का दोषी नहीं माना। कौन से केस में? पहले वाले केस में कूट रचना का दोषी नहीं माना, क्योंकि व्यक्ति को चोट पहुँचाने का या उसको नुकसान पहुँचाने का कोई जोखिम ही नहीं था इस तरह के मामले में। और यहाँ पे कपट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस में कोर्ट ने देखा कि कोई फ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं थी या कुछ गलत करने की इंटेंशन नहीं थी पुलिस ऑफिसर की, तो इसलिए उसको यहाँ पे फॉर्जरी नहीं माना गया, उसके एक्ट को। नेक्स्ट आता है मोहम्मद सईद खान 1898। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कपट करने के लिए जो प्रवंचना का आशय है, जो धोखा देने की इंटेंशन है और धोखा देने के माध्यम से अगर किसी को कोई फ़ायदा लेना है तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, और फ्रॉड आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपको सामने वाले को या तो धोखा देना है, आपको आपकी जो इंटेंशन है वो धोखा देने की है, या फिर उस धोखे के माध्यम से आपको कोई फ़ायदा लेना है। तो अगर इस तरह का है और इस इंटेंशन से आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप कोई दस्तावेज़ बनाते हो, तो उसे यहाँ पर कूट रचना माना जाएगा। ठीक,
ऐसा कोर्ट ने इस केस में कहा। तो इंटेंशन देखी जाएगी व्यक्ति की। नेक्स्ट आता है उपधारा 2। अब देखो यही सेक्शन काफ़ी बड़ा सा दिया गया है, थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें देखनी है। उपधारा 2 कूट रचना के लिए दंड बताती है कि इसकी कितनी पनिशमेंट होगी। जैसे जो दंड है इसका, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो कोई कूट रचना करता है वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 साल का होगा और जुर्माना या दोनों, या दो जुर्माना सॉरी या दोनों। तो कोर्ट की मर्जी है, या तो कोर्ट 2 साल की सज़ा दे दे सिर्फ, या सिर्फ फाइन लगा सकती है, या चाहे तो दोनों भी दे सकती है। तो अगर कोई फॉर्जरी करेगा तो उसके लिए अगर हमें पनिशमेंट देखनी है तो हम इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में देखेंगे। 336 की जो उपधारा 2 है वो इसकी पनिशमेंट बताती है। उपधारा 3 क्या कह रही है? जो कोई कूट रचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख छल के उद्देश्य से उपयोग हो। यानी अब आपको किसी के साथ चीटिंग करनी है और उस चीटिंग करने के पर्पस से फॉर्जरी कर रहा है ना व्यक्ति, उसको सामने वाले के साथ चीटिंग करनी है और इस चीटिंग को करने के लिए ही वो कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, डॉक्यूमेंट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से वो फॉर्जरी करता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा है यहाँ पर दोनों में से किसी भांति का कारावास 7 साल का और जुर्माना। ठीक, तो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और साथ में देखो फाइन तो है ही, है ना, क्योंकि और करके लिखा गया है इसलिए यहाँ पे फाइन भी लगाया गया है। नेक्स्ट है कूट रचना इस इंटेंशन से कि डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से पक्षकार की ख्याति की अपहानि होगी। अब किसी कोई पार्टी है उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई फॉर्जरी करता है तो वो यहाँ पर दोषी होगा, है ना। कोई भी पक्षकार है उसकी रेपुटेशन जो भी सोसाइटी में है उसकी ख़राब करनी है और उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से ही कोई व्यक्ति यहाँ पे डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से कूट रचना करता है। तो अगर कोई ऐसा करता है और यहाँ पे व्यक्ति की इंटेंशन के साथ साथ उसकी नॉलेज, है ना, व्यक्ति के पास नॉलेज है और इंटेंशन भी है और दोनों ही चीज़ों को देखते हुए उसको पता है कि अगर मैं इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाऊंगा तो इससे कूट रचना करूंगा, तो इस इंटेंशन से क्या होगा, व्यक्ति की जो पार्टी है उसकी ख्याति, उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए 3 साल का कारावास और जुर्माना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सेक्शन नंबर 336 फॉर्जरी को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, तो सेक्शन नंबर जो 335 था जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वो हमें सिर्फ ये बता रहा था कि फॉल्स और झूठे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और कैसे कैसे कोई व्यक्ति इन्हें बनाता है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ये बताता है 336, है ना। पर्पस कौन से थे भी हमने ऊपर पढ़े, तो किसी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी को डैमेज इंजरी पहुंचाने के लिए या फ्रॉड करने के लिए। तो वो सारे पर्पस ही तो थे। कोई व्यक्ति किसी के साथ फॉर्जरी करेगा तो कोई ना कोई फ़ायदा लेने के तो लिए करेगा ना। तो 335 तो ओनली बता रहा था कि फॉल्स और झूठे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और 336 उसके पर्पस बताता है। तो आई होप दोनों सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे कि दोनों सेक्शंस क्या कहना चाह रहे हैं। सेक्शन नंबर 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। अब कोर्ट में कोई भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की या कोई पब्लिक रजिस्टर है उसकी अगर कोई कूट रचना करता है, उसकी फॉर्जरी करता है, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो यहाँ पर लाइबल होगा। इस सेक्शन में उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड की अगर कोई कॉपी कर लेता है ना, ये सब, या कोई पब्लिक रजिस्टर है, कोर्ट कब में कोई रिकॉर्ड रखा है उसकी किसी ने कर ली फॉर्जरी, तो इस तरीके से सेक्शन कहता है जो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, देखो दोनों चीज़ों की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट भी अगर कोई फॉर्जरी करता है डॉक्यूमेंट की या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी करता है, जिसका किसी कोर्ट में या अभिलेख या कार्यवाही होना, मतलब या तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग है या कोर्ट का कोई रिकॉर्ड है या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई पहचान का दस्तावेज है ना। जैसे अभी हमने बताया कोई भी आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, तो सरकार की तरफ से जो बनाया जाता है, जिसमें आधार कार्ड भी है, साफ लिखा हुआ है जब आप बेयर एक्ट में देखते हो, या किसी का बर्थ, मैरिज या अंत्येष्टि, है ना, जो क्रियाक्रम वगैरह होते हैं उसका रजिस्टर है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उनके द्वारा बन रखा गया कोई रजिस्टर है जो भी पब्लिक सर्वेंट बनाते हैं, या किसी सर्टिफिकेट की कोई प्रमाण पत्र है या कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में ये पता है कि वो लोक सेवक के द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रखी गई है, मतलब लोक सेवक ने इस नाते उसको बनाया है क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उनको ये काम सौंपा गया है। या जो किसी वाद को दायर करने, मतलब मुकदमा दायर करने या मुकदमे में डिफेंस करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का या कोई दावा
कि कन्फेशन कर लेने का, कोई क्लेम है उसमें किसी ने कोई कन्फेशन किया है उसका क्लेम करने का प्राधिकार हो, या कोई मुख्तारनामा है, कोई इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों की कोई कूट रचना करता है तो वो यहाँ पे 7 साल के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ होगी, है ना, वैल्यूबल चीज़ होगी ना, कोर्ट में रखा हुआ रिकॉर्ड है, पब्लिक रजिस्टर है, तो अगर ये सारी चीज़ों की कोई भी कूट रचना करता है और डॉक्यूमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी यहाँ पर है, तो उसके लिए 7 साल की सज़ा और जुर्माना। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 338, मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट रचना। यानी अगर कोई किसी वैल्यूबल सिक्योरिटी की या किसी विल की, वसीयत की कूट रचना करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। वैल्यूबल सिक्योरिटी से मतलब होता है, जब हमने बीएनएस में जो डेफिनेशंस डिस्कस की थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वैल्यूबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे सेल डीड वगैरह हो गई, है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, मूल्यवान प्रतिभूति के अंदर आती हैं। वसीयत तो आप जानते ही हो, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति वैल्यूबल सिक्योरिटी या वसीयत की फॉर्जरी करता है, कूट रचना करता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट है। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे किसी ने झूठी वसीयत बना ली। अब अगर कोई झूठी वसीयत बनाएगा तो उसके लिए पनिशमेंट है 338 में। तो धारा 338 ऐसी ही चीज़ों के लिए पनिशमेंट बताती है जब कोई व्यक्ति कोई भी डॉक्यूमेंट या जिसका कोई जो एक वैल्यूबल सिक्योरिटी है या कोई वसीयत है ना, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसमें किसी चीज़ के ट्रांसफ़र की बात हो रही है, उसको बना लिया, है ना, या फिर कोई ब्याज, इंटरेस्ट, लाभांश उसको प्राप्त करना है, या इस तरीके की कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल सिक्योरिटी के अंदर आती है, तो अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति करता है तो वो आजीवन कारावास से, देखो पनिशमेंट यहाँ पे ज़्यादा दी हुई है, या तो कोर्ट उस ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट की कूट रचना करता है, या तो उसे आजीवन कारावास से दंडित करेगी या 10 साल के कारावास से दंडित करेगी, और साथ ही फाइन तो लगेगा ही, क्योंकि और करके जुर्माना लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस इसमें है ना, हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट तो मतलब इतना कुछ है नहीं, बस हमें सेक्शन वाइज ध्यान रखना है कि सेक्शन की हेडिंग क्या कह रही है और उसमें पनिशमेंट कितनी है। सेक्शन नंबर 339 क्या कह रहा है। सेक्शन 337 या 338 में दिए गए डॉक्यूमेंट को कूट रचित जानते हुए या उसे असली के रूप में उपयोग में लाने की इंटेंशन से रखते हुए कब्जे में रखना। तो जो सेक्शन 337 है या जो सेक्शन 338 है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको कोई व्यक्ति को पता है कि भाई वो नकली हैं और उसे असली के रूप में यूज़ करने की इंटेंशन से कोई व्यक्ति कब्जे में रख रहा है ना, असली के रूप में वो उनको यूज़ करेगा, इसलिए उसके पास उनका कब्जा है, वो उनको पोजेशन में रख रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है जानते हुए, देखो व्यक्ति को नॉलेज है, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई किसी डॉक्यूमेंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कूट रचित जानते हुए और इंटेंशन रखते हुए कि वो कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उसको यूज़ में लाएगा, इसलिए वो उसे अपने कब्जे में रख रहा है। अगर वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस संहिता के यानी कि बीएनएस के सेक्शन नंबर 337 में दिया गया प्रकार का है तो उसके लिए सज़ा है कितनी, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माना। तो अगर वो 337 वाला है, 337 वाले में क्या पढ़ा था हमने, कोर्ट का जो रजिस्टर है या कोर्ट का जो रिकॉर्ड है या कोई पब्लिक रजिस्टर है, 337 में यही तो देखा था। तो अगर कोई इस तरीके से करता है, मतलब व्यक्ति को पता है कि ये जो रजिस्टर है ये कोर्ट का रजिस्टर है, ये जो रिकॉर्ड है ये कोर्ट का रिकॉर्ड है, और या फिर ये कोई पब्लिक रजिस्टर है, और उस पब्लिक रजिस्टर या कोर्ट के रिकॉर्ड को अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको जानता है कि ये नकली है लेकिन उसको असली के रूप में यूज़ करने की इंटेंशन से उसको अपने कब्जे में रख रहा है कि मैं तो इसे असली के रूप में यूज़ करूँगा, तो उसके लिए सज़ा है 7 साल की और जुर्माना। लेकिन अगर मान लो वो कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी है, कोई विल है ना, जिसके बारे में उसको पता है कि ये तो नकली है लेकिन उसको असली के रूप में वो यूज़ करेगा, इस इंटेंशन से अपने कब्जे में रखता है। 338 में हमने वैल्यूबल सिक्योरिटी और विल के बारे में ही तो पढ़ा ना, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसकी सज़ा है आजीवन कारावास या फिर 7 साल का कारावास भी हो सकता है और जुर्माना, फाइन तो है ही, और ऊपर भी फाइन है साथ में इम्प्रिजनमेंट के साथ। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, 337 वाले की भी और 338 वाले की भी। ठीक। सेक्शन नंबर 340 कह रहा है कि जो भी कूटरचित डॉक्यूमेंट है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और असली के रूप में उसको उपयोग में लाना। अब ये सेक्शन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी झूठे डॉक्यूमेंट है या जो झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसकी डेफिनेशन, मतलब उसको क्या कर रहा है, उसको असली के रूप में उपयोग में ला रहा है। तो इस चीज़ की डेफिनेशन दे रहा है कि कूटरचित डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, और साथ ही उसको अगर कोई असली के रूप में उपयोग में ला रहा है, 2 चीज़ें बता रहा है ये सेक्शन। पहला कहता है, जो पहला पॉइंट है इसका मतलब फर्स्ट जो सब सेक्शन है,
कि वह मिथ्या डॉक्यूमेंट या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कूट रचना द्वारा रची गई है, मतलब जिसको फॉर्जरी के द्वारा बनाया गया है, कूट रचित डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। तो यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कूट रचित डॉक्यूमेंट और कूट रचित फॉर्जरी से बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आप किसको कहोगे, तो उसी को कहोगे जो झूठा डॉक्यूमेंट है या झूठा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और उसको फॉर्जरी की इंटेंशन से बनाया गया है, फॉर्जरी के द्वारा उसको बनाया गया है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो कूट रचित डॉक्यूमेंट या कूट रचित अभिलेख कहलाता है। फर्स्ट उपधारा, जो पहला उपधारा है, वो इसको डिफाइन कर रही है। सेकंड, जो कोई किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में उसको नॉलेज है, वो जानता है कि ये कूट रचित डॉक्यूमेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उसको कपटपूर्वक बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा। अब देखो यहाँ पे भी व्यक्ति जानता है, उसको नॉलेज है और उसकी इंटेंशन भी है बेईमानी से करने की या किसी के साथ फ्रॉड करने की, तो इसलिए वो उसको उपयोग में लाएगा। तो उसको उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर उस डॉक्यूमेंट की कूट रचना की है। मतलब सेम उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो उसको असली के रूप में उपयोग में लाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल, ये वाला सेक्शन थोड़ा सिंपल है क्योंकि एक तो ये डेफिनेशन दे रहा है कि किसको आप कूट रचित डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहोगे, और सेकंड हमें बता रहा है कि अगर कोई दस्तावेज़ है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उसके बारे में व्यक्ति जानते हुए कि भाई ये तो पहले से ही मतलब फॉर्जरी के लिए बनाया गया है और फिर भी वो सामने वाले से कपटपूर्वक या बेईमानी करने की इंटेंशन से उसको असली के रूप में यूज़ में लाता है, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है। केस देख लो, श्री रामालू नायडू 1928। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट की कूट रचना करता है और उसे असली के रूप में उपयोग में लाता है, उसे दोनों ही अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। बस इतना कोर्ट ने इस केस में कहा। थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस सेक्शन के साथ हमने इसको पढ़ा है। सेक्शन नंबर 341 क्या कह रहा है कि सेक्शन 338 में दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा या आदि का बनाना या उसको कब्जे में रखना। अब देखो यहाँ पे जो सेक्शन 338 था, कौन सा था सेक्शन 338? क्या पढ़ा था हमने 338 में? वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना। 337 में क्या पढ़ा था? पब्लिक रजिस्टर या कोर्ट के रिकॉर्ड के बारे में, अगर उनकी कोई कूट रचना करता है। लेकिन 338 की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 337 की बात नहीं हो रही है। सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल वगैरह की फॉर्जरी करने की इंटेंशन से, मान लो कोई नकली सील वगैरह बनाता है, मुद्रा मीन्स कूटकृत मुद्रा का मतलब नकली सील, तो नकली सील वगैरह बनाता है या उसको कब्जे में रखता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नकली वसीयत को असली वसीयत के रूप में दिखाने के लिए नकली सील बना ली, नकली स्टैंप या मुद्रा बना ली, तो अगर इस तरह से कोई करता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। ये फर्स्ट सब सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी मुद्रा मीन्स सील, है ना, कोई सील, पट्टी या छाप लगाने के किसी अन्य उपकरण को जिससे वो छाप लग सके, इस इंटेंशन से बनाता है कि उसकी कूटकृति तैयार करता है, मतलब उसके बिल्कुल हूबहू दिखने वाली वैसी ही सील तैयार कर लेता है कि उसे ऐसी कूट रचना करने के लिए उपयोग में लाया जाए जो बीएनएस के सेक्शन नंबर 338 में दंडनीय है, या इस इंटेंशन से कि उसका यूज़ वो उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है। मतलब अगर ऐसी मुद्रा, ऐसी पट्टी या कोई ऐसा उपकरण जिससे नकली सील बनाई गई है, तो अगर उसको कोई व्यक्ति कब्जे में भी रखता है तो उसके लिए पनिशमेंट है आजीवन कारावास या 7 साल का कारावास और जुर्माना। लेकिन दूसरी उपधारा ये कहती है कि मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को अगर कोई इस इंटेंशन से बनाता है कि ऐसी कूट रचना के लिए, है ना, उसका इस्तेमाल वो किसके लिए यूज़ में करेगा? 338 से अलग, मतलब जहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर वसीयत की बात नहीं हो रही है, उससे अलग किसी धारा में दंडनीय है ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए करेगा या फिर उसको अपने कब्जे में रखेगा। देखो समझने वाली चीज़ है, फर्स्ट वाला जो उपधारा है वो बात कर रही थी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और वसीयत वगैरह के बारे में, अगर उनके लिए कोई नकली सील वगैरह बनाता है या उसको कब्जे में रखता है। लेकिन जो दूसरी उपधारा है वो बात कर रही है 338 से अलग किसी डॉक्यूमेंट की जो किसी अदर सेक्शन में दिए गए हैं, उससे अलग अगर कोई ऐसी कोई नकली सील बनाता है, छाप लगाने का कोई उपकरण है, उसको इस इंटेंशन से बनाता है या कब्जे में रखता है, तो उसकी पनिशमेंट है यहाँ पे कितनी? 7 साल की और जुर्माना। उपधारा 3 बात कर रही है मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखना। बहुत ही सिंपल बात कर रही है, कह रही है कि जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी, अन्य उपकरण को पता है कि भाई ये तो फॉर्जरी के लिए बनाया गया है, उस उपकरण को, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट को अपने कब्जे में अगर कोई रखता है तो उसके लिए है 3 साल की सज़ा और जुर्माना।
नकली सील है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे नकली चीज़ बनाई जाएगी, तो इसलिए उसको कब्जे में कोई रख रहा है, तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना। उपधारा 4, मुद्रा पट्टी उपकरण को कूटकृत जानते हुए बेईमानी या कपटपूर्वक से इस असली के रूप में उपयोग में करता है, मतलब उसे असली के रूप में यूज़ कर रहा है। तो नकली सील या इंस्ट्रूमेंट को कब्जे में रख रहा है ताकि वो उसका असली के रूप में यूज़ कर सके। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे उसी तरीके से दंडित किया जाएगा मानो उसने इस प्रकार की मुद्रा पट्टी अन्य उपकरणों को बनाया हो, यानी कि कब्जे में रखने के लिए भी वही पनिशमेंट मिलेगी जैसे उसने खुद उसको बनाया हो, खुद उसका निर्माण किया हो, क्योंकि वो कब्जे में रख रहा है और उसको पता है कि भाई ये तो फॉर्जरी का है, ये जो उपकरण है इससे फॉर्जरी की जाएगी। और उस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है, या तो कपट करने की या बेईमानी की, कि मैं तो इसको असली के रूप में यूज़ करूँगा। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए सेम वही पनिशमेंट होगी, माना जाएगा कि भाई इसने खुद ही इसको बनाया है, इसका निर्माण किया है, सील का, पट्टी का या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है उसका। सेक्शन 342 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 338 में दिए गए डॉक्यूमेंट के अधिप्रमाणन यानी उनके अटेस्टेशन के उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। अब जो सेक्शन 338 में दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल वगैरह, उनके अटेस्टेशन में यूज़ होने वाली कोई भी नकली स्टैम्प है या मार्क है, अगर कोई उसको बना लेता है या उसको कब्जे में रखता है तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है। कितनी पनिशमेंट है? आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माना। ये तो सिर्फ इसकी बात कर रहा है। लेकिन उपधारा 2 पदार्थ के ऊपर जिसे 338 में दिए गए डॉक्यूमेंट से अलग, अब यहाँ पे सेम वही बात हो रही है जो भी हमने ऊपर पढ़ी, यानी 338 में जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या कोई विल वगैरह है, उनको छोड़कर जो अदर डॉक्यूमेंट है या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उनकी अटेस्टेशन को अटेस्टेशन के लिए अगर कोई उपयोग में लाया जाता है उसी नकली स्टैंप वगैरह को, और कूटकृति को इस इंटेंशन से कोई बना रहा है कि दस्तावेज़ का ऐसा लगे कि वो दस्तावेज़ अटेस्टेशन उसका हो चुका है, दस्तावेज़ जो है वो अटेस्ट हो चुका है, इसलिए उसको उपयोग में लाएगा नकली सील वगैरह को, तो उसके लिए यहाँ पे 7 साल की सज़ा और जुर्माना है। तो फर्स्ट जो पहली उपधारा थी वो बात कर रही थी वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल वगैरह की, और जो दूसरी उपधारा है वो 338 में दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनसे अलग की बात कर रही है। 338 की यहाँ पे बात नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 343, ये बात कर रहा है वसीयत, दत्तक ग्रहण या प्राधिकार पत्र, वैल्यूएबल प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। अब कोई विल है, कोई एडॉप्शन का पेपर है ना, गोदनामा, या फिर मान लो कोई अथॉरिटी का पेपर है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको फ्रॉड करने के लिए किसी ने रद्द कर दिया या उसको ख़त्म कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा? तो जो कोई कपटपूर्वक बेईमानी या लोग को या किसी व्यक्ति को, देखो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि व्यक्ति की इंटेंशन क्या है। व्यक्ति की इंटेंशन या तो फ्रॉड करने की है या बेईमानी करने की है या किसी पब्लिक को, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की है, उसको क्षति पहुँचाने की इंटेंशन है। किसी डॉक्यूमेंट को जो या तो वसीयत है या तो देखो विल है या एडॉप्शन का पेपर है या कोई अथॉरिटी का पेपर है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको ख़त्म करता है, नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको बिगाड़ता है, उसको छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें हैं इसमें। यह डॉक्यूमेंट के बारे में रिश्ती करता है, रिश्ती मीन्स मिसचीफ करता है ना, मिसचीफ हम पढ़ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस में। तो वो आजीवन कारावास से या 7 साल के कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 344 लेखा का मिथ्याकरण, यानी कि कोई भी अकाउंट्स है उसका मिथ्याकरण कर रहा है, उसका फॉल्सिफिकेशन कोई कर रहा है, तो सेक्शन के हिसाब से देखो ये जो सेक्शन है ये तीनों लोगों के ऊपर लागू होता है, क्लर्क के ऊपर भी, ऑफिसर के ऊपर भी और सर्वेंट के ऊपर भी, जो नौकर वगैरह होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लर्क की भी बात होगी, ऑफिसर की भी बात होगी और सर्वेंट की भी बात होगी जब हम बेयर एक्ट में पढ़ते हैं। और अगर इनके पास अपने मालिक की कोई भी चीज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, या अगर कोई पर्सन दुकान में काम करता है और उसके पास मालिक ने जो भी एंट्रीज़ वगैरह की हैं किसी बुक में, तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने मालिक को ठगने की इंटेंशन से, मालिक को नुकसान पहुंचाने के आशय से झूठी एंट्री कर देता है या अकाउंट्स में कुछ छेड़छाड़ कर देता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर लायबल होगा। बेयर एक्ट में जब हम देखते हैं तो सेक्शन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो कोई लिपिक अधिकारी या सेवक होते हुए, मतलब या तो व्यक्ति क्लर्क है या ऑफिसर है या फिर सर्वेंट है, या लिपिक अधिकारी सर्वेंट के नाते कहीं पर अपॉइंट है, नियोजित है और कार्य करते हुए, अपना काम करते हुए किसी बुक में, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, किसी कागज़ में, कोई पेपर वगैरह है, कोई लेख
डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, या ऐसे लेखा को जो उसके नियोजक का है, मतलब उसके मालिक का है, या मालिक ने उसे उसको कब्जे में दिया है, अब उसे या तो बदल देता है या उसे झूठा बना देता है, उसमें कुछ झूठी एंट्री वगैरह कर देता है, वो भी किस इंटेंशन से, कपट करने की इंटेंशन से, फ्रॉड करने की इंटेंशन से, या कोई झूठी एंट्री उन चीज़ों में उसने कर दी। तो अगर ऐसा कोई करता है ना, तो उसके लिए, या फिर इस चीज़ का दुष्प्रेरण भी करता है ना, एक से दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, या तो वो खुद व्यक्ति उस एक्ट को कर रहा है या फिर किसी को भड़का रहा है वो करने के लिए, अबेटमेंट कर रहा है, या उसमें से या उसके किसी विशिष्टि का लोप करना, मतलब उसमें कोई ऐसी खास बात लिखी हुई है उससे उसको हटवा रहा है, या कोई परिवर्तन करता है, कोई बदलाव करता है, या बदलाव करने का दुष्प्रेरण करता है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उसके लिए 7 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मान लो मालिक है और मालिक ने कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट मालिक का है, और जो व्यक्ति दुकान पे मान लो काम करता है, जो मालिक है उसने क्या किया, वो एंट्रीज़ वगैरह उस व्यक्ति को दे दी जो दुकान पे काम कर रहा है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बुक में कुछ चेंजेस वगैरह कर दिए, मालिक को ठगने की इंटेंशन से कोई झूठी एंट्री वगैरह कर दी, अकाउंट्स में कुछ छेड़छाड़ कर दी। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। लेखा का मिथ्याकरण है ना, साफ लिखा हुआ है। पनिशमेंट ध्यान रखनी है 7 साल की या जुर्माना या फिर दोनों। सेक्शन नंबर 345। देखो अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, बट अब यहाँ के जो सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्टी मार्क्स से डील करते हैं। प्रॉपर्टी मार्क्स क्या होता है, देखो ट्रेडमार्क वो होता है जिसकी अथॉरिटी आपको मिल चुकी है ना। जैसे मैकडॉनल्ड्स में एम है, मैकडॉनल्ड्स का एम देखा होगा ना आपने, क्योंकि इसकी अथॉरिटी सरकार से मिल चुकी है। अब उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता उस एम वर्ड्स को, है ना, उस तरीके से लिखा हुआ। तो ट्रेडमार्क में वो निशान आते हैं जो रजिस्टर्ड हों, जैसे कोका कोला लिखने का स्टाइल, है ना, कोई भी ऐसा, जैसे आप देखते हो कोई भी ड्रिंक है पीने की, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उनका जो मार्क लिखा होता है। तो इसी तरीके से जो चीज़ रजिस्टर्ड हो जाती है, अब उसका ट्रेडमार्क उस व्यक्ति के पास आ जाता है। तो अगर इस तरीके से कोई है, तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी मार्क भी होते हैं। जैसे जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उस पर प्रॉपर्टी मार्क्स लिए जाते हैं। तो बीएनएस का जो सेक्शन नंबर 345 है वो ये कहता है कि कोई भी मार्क जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करती है, कोई भी चल संपत्ति है, वो किसी खास व्यक्ति की है और उसके द्वारा उपयोग में लाई जाती है, तो वो हो गया प्रॉपर्टी मार्क। जैसे ट्रेडमार्क हमने देखा, ट्रेडमार्क में तो क्या होता है कि जिसकी अथॉरिटी व्यक्ति को मिल चुकी है, लेकिन प्रॉपर्टी मार्क मिलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे, है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी की है और उस पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करती है वो, तो उसके द्वारा ही उपयोग में लाई जाती है, तो वो हमारा प्रॉपर्टी मार्क के अंदर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी मार्क उसी चीज़ की बात करता है। तो वो चिन्ह जो किसी घोतन के लिए उपयोग में लाया जाता है, चल संपत्ति या किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जाता है उसको। घोतन के लिए उपयोग में लाया जाता है, मतलब उसकी पहचान बन चुकी है वो। और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी खास व्यक्ति की है, मतलब अब उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की हो गई। अगर उस पर कोई प्रॉपर्टी का चिन्ह लगा है तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये तो एक प्रॉपर्टी मार्क इसका है। उसके बाद सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो कोई किसी चल संपत्ति या माल को, है ना, चल संपत्ति या माल को किसी पेटी में, पैकेज में या अन्य पात्र को जिसमें वो चल प्रॉपर्टी, मतलब वो चल संपत्ति या माल रखा है या चिन्हित करता है, उसे उपयोग में लाता है, या विश्वास हो जाए कि भाई ये जो चिन्हित प्रॉपर्टी है जिस पे ये चिन्ह वगैरह लगा है या माल है वो ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, तो वो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है। तो सेकेंडली ये जो आपकी उपधारा 2 है ये क्या बात कर रही है, ये बात कर रही है जब कोई व्यक्ति झूठा प्रॉपर्टी मार्क या तो इस्तेमाल करता है जिससे कोई व्यक्ति अपनी चीज़ को दूसरे की चीज़ की तरह दिखा सके, है ना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। तो किसी ने क्या करा, झूठा प्रॉपर्टी मार्क बना लिया और झूठा प्रॉपर्टी मार्क बना के वो सामने वाले को ये दिखा रहा है कि ये चीज़ मेरी ही है, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये मेरी है, जबकि असल में वो किसी और की है। तो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वो झूठा प्रॉपर्टी मार्क का उपयोग करता है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ की डिफाइन किया गया है इस चीज़ को कि झूठे प्रॉपर्टी मार्क का अगर कोई उपयोग करता है तो उसे आप कब कहोगे, तो तब कहोगे जब वो झूठे प्रॉपर्टी मार्क को बना लेता है और ऐसे दिखाता है कि वो चीज़ मेरी ही है। ठीक। सबसेक्शन 3 यानी उपधारा 3, अब अगर कोई झूठे प्रॉपर्टी मार्क का यूज़ करता है तो उसकी पनिशमेंट कहाँ होगी। तो इसमें कहा गया है कि जब तक वो चीज़ प्रूव ना हो जाए कि उसका यूज़ फ्रॉड कमिट करने की इंटेंशन से किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। तो जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि भाई उसने तो इसको फ्रॉड करने की इंटेंशन के बिना ही कार्य किया है, तो वो कितनी पनिशमेंट है, 1 साल की या जुर्माना या दोनों। तो अगर कोई झूठा प्रॉपर्टी मार्क यूज़ करता है
है ना। तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट है, ठीक। जब तक वो ये साबित ना कर दे कि उसने कपट करने की इंटेंशन के बिना कार्य किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये जो यहाँ से सेक्शंस आपके शुरू हुए हैं ये प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे बात कैसी प्रॉपर्टी की हो रही है? चल संपत्ति की। इस बारे में बात हो रही है कि भाई वो किसी खास व्यक्ति की है, उस व्यक्ति ने उस चीज़ पर अपना प्रॉपर्टी मार्क लिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 346। अब कोई व्यक्ति किसी को क्षति करने की इंटेंशन से किसी प्रॉपर्टी मार्क को बिगाड़ता है ना। तो जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को इस इंटेंशन को रखते हुए या ये जानते हुए उसको नॉलेज है कि वह उस व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किसी को क्षति करे, किसी को नुकसान पहुंचाए। अब आपको क्या करना है? सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है और इस इंटेंशन से आपने क्या किया और आपको नॉलेज भी है कि किसी व्यक्ति को मुझे नुकसान पहुंचाना है। वो क्या करते हैं, आप क्या करते हो? प्रॉपर्टी चिन्ह को नष्ट कर देते हो या उसको बिगाड़ देते हो या उसमें कुछ जोड़ दिया, है ना। इस तरीके से अगर कर दिया उसमें, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे सामने वाले को नुकसान हो जाए, जिसका वो प्रॉपर्टी मार्क है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए 1 साल की सज़ा है या जुर्माना है या दोनों है। मतलब या करके या तो कोर्ट सिर्फ फाइन लगा सकती है या 1 साल का कारावास दे सकती है या दोनों भी दे सकती है। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए देखो केस लॉ भी ऐड किया है। केस लॉ देखो क्या कह रहा है, के हाशिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये ना केवल फॉर्जरी के पूरे कार्य के बारे में है बल्कि वे मामले भी इसके अंदर आ जाएंगे जिसमें अभियुक्त कूट रचना की प्रक्रिया में कोई ना कोई भूमिका निभाता है। अभी जब हमने फॉर्जरी पढ़ा था ऊपर, तो कोई ना कोई व्यक्ति जैसे झूठी सील बना लिया या झूठी पट्टी बना ली या झूठे उपकरण बना लिए, वो सब चीज़ें भी तो हमने फॉर्जरी में पढ़ी थी ना। तो ऐसा ही सेम चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी तो कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुँचाने की इंटेंशन से प्रॉपर्टी मार्क को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको बिगाड़ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ जोड़ रहा है। तो वही चीज़ कोर्ट ने यहाँ पे कही कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्जरी वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, जैसे फॉर्जरी में कोई व्यक्ति करता है तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सेक्शन 347 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। अब देखो कोई फॉर्जरी कर रहा है तो प्रॉपर्टी मार्क की फॉर्जरी कर रहा है, यानी किसी ने नकली फॉर्जरी मार्क यहाँ पे बना लिया, ठीक। तो उसके लिए सज़ा है 2 साल की। तो जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी चिन्ह का जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, अब किसी व्यक्ति के पास अपना प्रॉपर्टी मार्क है, उसके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर उसका अपना प्रॉपर्टी मार्क है और किसी को पता है कि भाई ये तो उसका है। अब दूसरा क्या करता है, उसी के जैसा नकली प्रॉपर्टी मार्क बना लेता है, तो उसके लिए 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। उपधारा 2 कहती है प्रॉपर्टी मार्क का यानी संपत्ति चिन्ह का जो कूटकरण करेगा या उसे असली के रूप में उपयोग में लाएगा जो किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा उपयोग में लाया जाता हो या किसी प्रॉपर्टी किसी खास व्यक्ति के द्वारा या किसी खास समय या स्थान पर बनाया गया है। इस तरीके से अगर कोई करेगा तो उसके लिए क्या होगा, यानी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा प्रॉपर्टी मार्क यूज़ किया जाता है या कोई उसकी नकल बना लेता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। कितनी पनिशमेंट है? 3 साल की और जुर्माना, ठीक। तो बहुत ही सिंपली चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 347 हमें इसी बारे में बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मार्क का कूटकरण करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। सेक्शन नंबर 348 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। क्या बात कर रहा है कि किसी को कोई प्रॉपर्टी मार्क है, उसका कूटकरण करना है, उससे फॉर्जरी करनी है और उसके लिए वो कोई उपकरण बना रहा है या उस पर कब्जा रख रहा है। मतलब आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया या उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पोजेशन में रखा, अपने कब्जे में रखा, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट से आपको प्रॉपर्टी मार्क का कूटकरण करना है, बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी मार्क बनाना है किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए। तो जो कोई संपत्ति चिन्ह का कूटकरण इस प्रयोजन से कि कोई डाई, पट्टी या कोई अन्य उपकरण बनाता है या उसे कब्जे में रखता है या ऐसा मार्क बना लेता है कि ऐसे माल जो ऐसे व्यक्ति का है जिसका वो नहीं है ना, ऐसा कोई बना लिया या किसी प्रॉपर्टी चिन्ह को अपने कब्जे में रखता है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है 3 साल की या जुर्माना या दोनों। तो बस यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहा है या उसको अपने कब्जे में रख रहा है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है। वो इंस्ट्रूमेंट भी कैसा, क्योंकि उससे वो नकली प्रॉपर्टी मार्क बनाएगा, उसका कूटकरण करेगा प्रॉपर्टी मार्क का। 349 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। अब आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी मार्क किसी माल पर लगा हुआ है, किसी चीज़ पर लगा हुआ है, वो नकली प्रॉपर्टी मार्क है और उस मार्क को लगाकर आप चीज़ को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। तो जिस सामान पर कॉपी किए गए प्रॉपर्टी मार्क को लगाकर कोई व्यक्ति बेचता है उसकी सज़ा है यहाँ पर। तो ये सेक्शन ऐसी चीज़ों के लिए पनिशमेंट बताता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी झूठे प्रॉपर्टी मार्क को लगाकर और जिस पर झूठा प्रॉपर्टी मार्क लगा हुआ है उस चीज़ को सेल करता है,
ठीक। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी माल या चीज़ों की स्वयं उन पर या किसी पेटी, पैकेज या अन्य चीज़ पर जिसमें ऐसा माल रखा हो कोई कूटकृत प्रॉपर्टी चिन्ह लगा हुआ है या छपा हुआ है और इस बात के होते हुए भी उसको सेल करता है या सेल करने के लिए उसको अभिदर्शित करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 1 साल की या जुर्माना या दोनों। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिसमें व्यक्ति अगर साबित कर दे तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जब तक व्यक्ति ये साबित नहीं कर देता, पहला कि भाई उसके पास तो जिस टाइम पे उसने उन चीज़ों को सेल किया या उसे तो चिन्ह के असलीपन के बारे में डाउट करने के लिए उसके पास कोई रीज़न ही नहीं था। तो पहली चीज़, अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं था डाउट करने का। दूसरी चीज़, कोई भी प्रोसिक्यूटर है या उनकी तरफ से अगर कोई चीज़ मांगी गई है और वो व्यक्ति ये कह दे कि जिससे उसने माल प्राप्त किया है, जिसने उसने वो चीज़ें प्राप्त की थी, उसे वो सारी जानकारी दे दी गई थी जो उसकी शक्ति में थी, मतलब जितनी जानकारी वो ले सकता था उतनी वो ले चुका था। और तीसरा, उसके निर्दोष होने के रूप में ही उसने काम किया हो, मतलब उसका कोई इसमें उसका किसी तरीके का कोई दोष ना हो, तो उसने इनोसेंटली उन चीज़ों को प्राप्त किया हो। तो ये 3 चीज़ें अगर व्यक्ति इनमें से या कोई मतलब चीज़ें साबित कर देता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अदरवाइज इसकी पनिशमेंट है 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसका ये जो आपका चैप्टर चल रहा है 18, इसका सबसे लास्ट सेक्शन आता है 350। ये कहता है किसी ऐसे पात्र के ऊपर झूठा चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा हो। अब देखो, कोई भी झूठा निशान बनाना जिसमें चीज़ रखी हो उस बॉक्स पर, तो यहाँ पर ये ऑफेंस होगा। तो ये सेक्शन प्रॉपर्टी मार्क्स की बात नहीं करता, सिर्फ मार्क्स की बात करता है, सिर्फ चिन्ह की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी मार्क्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। तो सबसे पहले उपधारा 1 कहती है कि जो कोई किसी पेटी, पैकेज या किसी भी बॉक्स के ऊपर जिसमें माल रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी हुई है, उसके ऊपर ऐसा झूठा चिन्ह बना देता है, ऐसा झूठा मार्क्स बना देता है जो इसलिए युक्त रूप से लगे कि उससे किसी पब्लिक ऑफिसर को या किसी और व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि उस बॉक्स के अंदर चीज़ रखी हुई है जो उसमें है ही नहीं, असल में तो उसमें है नहीं ना, बस ऐसे मार्क्स बना दिया। तो यहाँ ऐसा माल नहीं है जो उसमें है, या ऐसे बॉक्स में रखा हुआ माल ऐसी क्वालिटी का है जो उसकी असल क्वालिटी है, मतलब उसकी असल क्वालिटी से अलग। तो जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि उसके द्वारा कार्य फ्रॉड करने की इंटेंशन के बिना किया गया है, तो उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल की या जुर्माना या दोनों। मतलब अगर व्यक्ति ने ये चीज़ साबित कर दी कि मेरी फ्रॉड करने की कोई इंटेंशन नहीं थी तो वो बच जाएगा। अदरवाइज अगर उसकी फ्रॉड करने की इंटेंशन थी, वो ये साबित नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसकी पनिशमेंट है 3 साल की या जुर्माना या दोनों। आपने किसी बॉक्स पर जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है उस पर ऐसा मार्क लगा दिया कि इसके अंदर तो वास्तव में वो चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हो और आप ये साबित भी नहीं कर पाए कि मेरी फ्रॉड करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल की या जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर साबित कर दिया तो यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उपधारा 2, जो कोई उपधारा 1 में मना किए गए झूठे चिन्ह का उपयोग करेगा जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि उसने कपट करने की इंटेंशन के बिना किया है, तो उसी प्रकार से दंडित होगा मानो उपधारा 1 में उसने अपराध किया हो। ठीक, कोई ऐसा मतलब टफ सेक्शन नहीं है। देखो, देखने से लगता है ना बहुत ज़्यादा टफ है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए अपने बॉक्स में संतरे रखकर, ऑरेंजेस रखकर मार्केट में सेल करता है, जो उस पर ए करके मार्क बना देता है। ये मार्क बना दिया जिससे पता चल सके कि वो उसी के संतरे हैं। अब बी भी अपने संतरों के बॉक्स पर, अपने ऑरेंजेस के बॉक्स पर ए के नाम से ही झूठा चिन्ह लगा देता है, मार्क बना दिया उसने, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि भाई वो तो ए के ही हैं। तो यहाँ पर बी ने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया है। तो इस तरीके से अगर मान लो किसी बॉक्स में कोई चीज़ रखी है और आपने उस पर ऐसा कोई चिन्ह लगा दिया, ऐसा कोई मार्क लगा दिया जिससे दूसरे लोगों को विश्वास हो जाए कि ज़रूर इसके अंदर वही चीज़ है, उसी क्वालिटी की है, और आपने मार्क लगा के रख दिया, तो आप यहाँ पे लायबल हो गए इस सेक्शन के अंदर। ठीक, लेकिन आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि भाई मैंने फ्रॉड करने की इंटेंशन से ऐसा नहीं किया है, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये साबित ही ना कर पाओ कि मैंने फ्रॉड करने की इंटेंशन के बिना किया है, तो यहाँ पर पनिशमेंट है जो उपधारा 1 में अपराध किया गया, फिर वही सेम पनिशमेंट आपको मिलेगी, 3 साल का या जुर्माना या दोनों। तो यहाँ तक के सेक्शन क्लियर हुए। तो आज की वीडियो में हमने समझा बीएनएस के चैप्टर नंबर 18 को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। 335 से लेके 350 तक के जो सेक्शन हैं वो इसमें कंप्लीट होते हैं, इसमें सारे के सारे कवर होते हैं। तो एक ही वीडियो में इन्हें करना पॉसिबल था, तो इसलिए एक ही वीडियो में इनको करा दिया मैंने। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 19 पर, और उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से एक एक सेक्शन को समझेंगे जैसा अब तक समझते आए हैं। बाकी की जितनी भी बीएनएस की वीडियोज़ हैं वो सब चैनल पर प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो।
कंप्लीट बीएनएस मैंने कराया है। क्राइम की डेफिनेशन से लेके अभी तक हम चैप्टर 18 तक कवर कर चुके हैं। बाकी की जो आगे की वीडियोस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं बीएनएस के, और इस तरह से आपका बीएनएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।